नमस्कार। आज हम 1905 के बंगाल विभाजन पर थोड़ी बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं था, सही कहूं तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी, खासकर राष्ट्रवाद को बहुत तेज कर दिया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रज्वलित करना, इस लेख के कुछ अंश है और हमारा मकसद है कि इसके पीछे की कहानी, अंग्रेजों के इरादे क्या थे और फिर इसके नतीजे क्या हुए, खासकर आजादी की लड़ाई के लिहाज से वो समझें। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये विभाजन था क्या असल में, कब हुआ, कैसे हुआ? हाँ तो ये 16 अक्टूबर 1905 की बात है। वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने ऐलान किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को बांटा जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी, वो तो बहुत बड़ा इलाका था ना? बहुत बड़ा, करीब 7 करोड़ 80 लाख लोग रहते थे वहां। तो उसको मतलब 2 हिस्सों में बांटा गया। अच्छा, कौन कौन से? एक बनाया पश्चिमी बंगाल, इसमें आज का बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा थी और राजधानी बनी कलकत्ता। और दूसरा था पूर्वी बंगाल और असम। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। तो अंग्रेजों ने कहा क्यों कि वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब सरकारी वजह क्या बताई? सरकारी तर्क तो सीधा सा था कि भाई इतना बड़ा सूबा है, 78 मिलियन लोग, शासन चलाना मुश्किल हो रहा है, प्रशासनिक सुविधा चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी सी बात थी या कुछ और चल रहा था पर्दे के पीछे? देखिए, कहने को तो प्रशासनिक सुविधा थी, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि असली खेल तो सियासी था। सियासी मतलब वही पुरानी अंग्रेजी चाल, फूट डालो और राज करो। बंगाल उस टाइम पे राष्ट्रवादी सोच का, विरोध का एक बड़ा सेंटर बन गया था। हाँ, ये तो सुना है। तो अंग्रेज इस एकता से, इस बढ़ते राष्ट्रवाद से थोड़े परेशान थे, वो उसे कमजोर करना चाहते थे। अच्छा। और कर्जन ने तो इसे मुस्लिम प्रांत तक कह दिया। मतलब साफ था कि वो हिंदू मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। और शायद वो बंगाली मिडिल क्लास को भी निशाना बना रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। बिल्कुल, वही लोग तो आवाज उठा रहे थे ज्यादातर। उनके असर को कम करना भी एक मकसद था। तो फिर इसका रिएक्शन क्या हुआ? लोगों ने इसे कैसे लिया? अरे रिएक्शन तो बहुत ही जबरदस्त हुआ। मतलब पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन बंगाल में तो जैसे आग ही लग गई। तो क्या हुआ फिर? इसी गुस्से से निकले 2 बड़े आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार। हाँ, स्वदेशी और बहिष्कार, ये नाम तो बहुत सुने हैं। क्या मतलब था इनका उस वक्त? स्वदेशी मतलब अपने देश का। लोगों ने ठाना कि अब से सिर्फ भारत में बनी चीजें ही इस्तेमाल करेंगे, कपड़े, साबुन, सब कुछ। अच्छा, ताकि भारतीय इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले। हाँ बिल्कुल। और बहिष्कार का मतलब था अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ी हर चीज का बॉयकॉट। जैसे विदेशी कपड़े, बाहर का सामान, उनके स्कूल, कॉलेज, अदालतें, यहाँ तक कि सरकारी नौकरियां भी। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, दुकानों के सामने धरने दिए। बाप रे, ये तो सिर्फ आर्थिक नहीं, एक तरह से राजनीतिक हथियार बन गया। सही कहा। ये राजनीतिक एकता दिखाने का, दबाव बनाने का एक बहुत ताकतवर तरीका साबित हुआ। इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए होंगे, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। लाल बाल पाल का नाम तो सब जानते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। हाँ। उनके साथ अरविंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे बड़े नेता भी थे। इन्होंने इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। और टैगोर का भी जिक्र आता है शायद। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इसी दौरान वो मशहूर गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। कमाल है। मतलब अंग्रेजों ने सोचा था राष्ट्रवाद दबेगा, पर हुआ उल्टा। बिल्कुल उल्टा। इस विभाजन ने तो राष्ट्रवाद की आग को और हवा दे दी। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी इसके विरोध में। लेकिन फिर मुस्लिम लीग कैसे बनी? आपने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी थी। हाँ, वो शुरुआती दौर था। लेकिन देखिए, जहां ज्यादातर लोग विभाजन के खिलाफ थे, वहीं कुछ मुस्लिम नेता जैसे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, उन्होंने इसका स्वागत किया। अच्छा, क्यों? उन्हें लगा कि एक अलग मुस्लिम बहुल प्रांत बनने से मुसलमानों के हित सदेंगे, उनको फायदा होगा। और इसी सोच के चलते दिसंबर 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उनका कहना था कि वो मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बना रहे हैं। तो ये विभाजन के बाद की उथल-पुथल का ही नतीजा था एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और एक और बात हुई, जब लगा कि सिर्फ शांति से अर्जियां देने से अंग्रेज नहीं मान रहे, तो कांग्रेस के अंदर भी गरम दल का प्रभाव बढ़ा। मतलब वो नेता जो सोचते थे कि अब ज्यादा सख्त कदम उठाने होंगे। हाँ बिल्कुल, जो ज्यादा आक्रामक रवैये के हिमायती थे। तो इतने विरोध, इतने आंदोलनों का नतीजा क्या निकला? क्या विभाजन बना रहा? नहीं, आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा।
विरोध इतना ज्यादा और लगातार था कि 1911 में उन्हें बंगाल विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा। अच्छा, तो बंगाल फिर से एक हो गया? हाँ, बंगाल फिर से एक हो गया। हालांकि बिहार और ओडिशा को अलग प्रांत बना दिया गया था। और राजधानी भी तो बदली थी शायद? हाँ, ये भी एक बड़ा फैसला था। 1911 में ही ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाई गई। तो अगर हम इस पूरे घटना को देखें, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या कहेंगे आप, संक्षेप में? देखिए, कई बातें हैं। पहली तो ये कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति सबके सामने आ गई, खुलकर। हाँ, ये तो साफ हो गया। दूसरा, स्वदेशी और बहिष्कार जैसे जन आंदोलनों का जन्म हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी, आम लोग जुड़े लड़ाई से। सही। तीसरा, भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें और गहरी हुई, उसका आधार और चौड़ा हुआ। चौथा, विरोध के नए ज्यादा मुखर तरीके सामने आए। और जैसा आपने मुस्लिम लीग का बताया, कहीं ना कहीं इसने भविष्य के सांप्रदायिक विभाजन के बीज भी बो दिए। ये एक दुखद पहलू जरूर है, अनजाने में ही सही, लेकिन इसकी नींव पड़ गई। तो कुल मिलाके 1905 का बंगाल विभाजन सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये ब्रिटिश नीति, भारतीय प्रतिक्रिया और आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम मोड़ था। इसने जन आंदोलनों को ताकत दी, राष्ट्रवाद को भड़काया, लेकिन साथ ही उन दरारों की शुरुआत भी की जिनका असर बहुत बाद तक रहा। बिल्कुल। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक औपनिवेशिक फैसले ने एक तरफ तो इतनी जबरदस्त एकता और प्रतिरोध पैदा किया, लेकिन उसी वक्त अनजाने में ही सही उन ताकतों को भी हवा दी जिन्होंने आगे चलकर बंटवारा करवाया। और शायद ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है, क्या एकता और बंटवारे की ये जो कशमकश है, ये ताकतें आज भी हमारे समाज को किसी न किसी शक्ल में प्रभावित कर रही हैं? हाँ, सोचने वाली बात है ये तो।